रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द वॉर टू द फ्रेमिंग ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सबसे पहले जो है हम बैकग्राउंड देखते हैं। अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर जो है किस तरह जो है वो 13 कॉलोनीज़ जो हैं उन्होंने रिवोल्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश इम्पीरियल पावर और अमेरिका बना। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ब्रिटिश इम्पीरियल पावर ब्रिटेन की लड़ाई चली पहले फ़्रांस के साथ और इसमें जो है फ़्रांस को शिकस्त हुई और ब्रिटेन को जो है वो फ़तह नसीब हुई। तो ब्रिटिश रूल बहुत ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा जगह पर जो है ये फैला हुआ था। ये 13 कॉलोनीज़ भी इसी के अंडर आती थी। ड्यूरिंग द वार जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया अपनी पॉपुलेशन से और इन लोगों में जो लोग रह रहे थे ब्रिटेन में उनको बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात का सामना हुआ। ख़ास कर जो है वो 13 कॉलोनीज़ के जो लोग थे उनको हुआ। तो ये जो अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वार फिर लेटर ऑन जो है इनके जुल्म और सितम जो हैं वो उन 13 कॉलोनीज़ पर बढ़ते ही चले गए और बिल आखिर जो है अमेरिकन्स ने रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट ब्रिटिश इम्पीरियल पावर। तो आइए देखते हैं। Although the Continental Congress held in June 1775 that declared loyalty with the British Crown, the Continental Congress created a united force to fight the British Army, and George Washington, a non-retired army officer, was made the first commander-in-chief of this united force. Later, he also became the first president of America. कहता है कि जो पहले कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ये वही कॉन्टिनेंटल कांग्रेस थी जिसने पहले जो है डिक्लेयर किया था कि हम जो हैं लॉयल हैं ब्रिटिश इम्पीरियल पावर के साथ, लेकिन बाद में यही कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने यूनाइट की फोर्स को अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी, यानी इन्होंने अपनी एक फ़ौज बनाई अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी और इस फ़ौज का जो है इन्होंने कमांडर इन चीफ रखा था वो जॉर्ज वाशिंगटन था। और ये वही जॉर्ज वाशिंगटन है जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस के बाद पहला प्रेसिडेंट बना और इसका जो प्रेसिडेंसी पीरियड था वो 1789 to 1797 रहा। A month later, the Congress issued a declaration which stated the causes and necessity of taking of arms. During the same process, they decided to write a petition to the king to request for removal of unfair taxes. एक महीना पहले जो है इन्होंने कहते हैं कि इन्होंने ख़त लिखा, एक पेटिशन लिखी। उस वक्त जो ब्रिटिश इम्पीरियल पावर था, जो किंग था उस टाइम का ब्रिटेन का, वो था किंग जॉर्ज III। उसको इन्होंने पेटिशन लिखी कि हम पर जो आप जुल्म सितम ढा रहे हैं इसको आप ख़त्म कर दें और हमसे जो है टैक्सेस वगैरह ना लिए जाएं, हम पर सितम ऑपरेशन ना किया जाए, हमें सप्रेस ना किया जाए। तो इस पर जो है किंग जॉर्ज III का क्या रिएक्शन था वो हम आगे पढ़ते हैं। On October 25, 1774, the first Congress sends a respectful petition to King George III to inform His Majesty that if it had not been for the acts of oppression forced upon the colonies by the British Parliament, the American people would be standing behind the British rule. It was an effort of Continental Congress to avoid a full-scale war between colonies and imperial power. तो ये एक किस्म की एक एफ़र्ट इन्होंने की थी कि लास्ट टाइम कि अगर हमारा किंग जो है किंग जॉर्ज III वो मान जाते हैं और हमसे ये ऑपरेशन और सप्रेशन ख़त्म कर देते हैं हम पर, तो हम जो है वो रिवोल्ट नहीं करेंगे। ये एक आखिरी उनकी कोशिश थी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की कि शायद किंग मान जाए, लेकिन किंग ने क्या किया? द किंग रिजेक्टेड द पिटिशन। किंग ने वो पिटिशन रिजेक्ट कर दी। थ्रू रेवोल्यूशनरी वॉर अमेरिकन कॉलोनीज थ्री ऑफ ब्रिटिश रूल। तो फिर जो है इन्होंने एक जंग लड़ी, रेवोल्यूशनरी वॉर। तो अमेरिकन कॉलोनीज़ ने एक जंग लड़ी जिसमें जो है इन्होंने ब्रिटिश का जो रूल है उसको इन्होंने डिफीट कर दिया और बिल आखिर अमेरिका आज़ाद हो गया। फाउंडेड विद द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुई इन 1776। थोड़ा सा हम जो है इस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। For over a year, the Continental Congress supervised a war with the imperial power, despite of the fact that some same Continental Congress had declared its loyalty with the British Crown. The people living in the colonies and also the delegates in the Congress were divided on the question of independence of America.
कहता है कि ये वही कॉन्टिनेंटल कांग्रेस है जिसने जो है लॉयल्टी डिक्लेयर की थी कि हम जो है ब्रिटिश क्राउन के साथ जो है वफादार रहेंगे, और बाद में यही वो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस थी जिसने जो है यूनाइट की आर्मी अगेंस्ट द ब्रिटिश क्राउन। तो लेकिन जब ये बात की गई कि क्या अमेरिकन की कॉलोनीज़ को, अमेरिका को आज़ाद होना चाहिए, तो इस बात पर उस वक्त जो है वो सारे जो लोग थे कॉलोनीज़ के, उनका कंसेंसस मौजूद नहीं था, यानी वो यूनाइट नहीं थे इस बात पर कि वो सब नहीं चाहते थे कि अमेरिका इंडिपेंडेंस हो। पीपल डिवाइड थे इस क्वेश्चन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका पर। Even after 1 year of open war between both sides, there was a lack of consensus of opinion regarding the declaration of independence from the British imperial power. हत्ता कि एक साल जो है इन्होंने रिवोल्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश इंपीरियल पावर। एक साल लड़ाई लड़ने के बाद भी जो है ये अभी भी उस बात पर इनका कंसेंसस नहीं था कि इनको इंडिपेंडेंस चाहिए या फिर नहीं चाहिए अगेंस्ट द ब्रिटिश इंपीरियल पावर। After 1776, a number of factors strengthened the call for independence. In January 1776, a parliament was published by the name Common Sense by a British immigrant, Thomas Paine. The pamphlet narrated various reasons to justify the independence. Messages from the colonies started to receive delegates in Congress to support the idea of independence. It was very difficult to continue to fight the imperial power as there was no organized system of collection of revenue by the member of Continental Congress. देखें जी, फिर ऐसे इवेंट्स हुए, ऐसे टैक्सेस लगाए गए, ऐसी ऑप्रेशन की गई उन पर जो है कॉलोनीज़ पर कि खुद ब खुद जो है फिर यूनाइट हो गए इस बात पर कि उन्हें आज़ादी चाहिए, अमेरिका को आज़ाद होना है। खुद ब खुद जो है ऐसे इवेंट्स हुए, ऐसे जो है इनको नेचर ने फोर्स किया कि ये जो हैं यूनाइट हों। तो लेकिन यूनाइट तो ये हो गए, लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे लड़ने के लिए। और जब भी बात आती थी कि रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा 13 कॉलोनीज से लड़ने के लिए, तो इस बात पर जो है कॉलोनीज एग्री नहीं करती थी, यानी सारी कॉलोनीज का इस बात पर भी कंसेंसस नहीं था कि वो पैसे देंगे, और इस तरह से तो वॉर लड़ी नहीं जा सकती थी। तो ऐसे हालात में क्या हुआ, आइए देखते हैं। इन द मीन वाइल, कीपिंग इन व्यू द डिफिकल्टीज टू फाइट, the Continental Congress decided to seek help of foreign power. An agreement between France and Continental Congress took place, and the French kingdom onward supported the initiative of people living in the colonies of America. Delegates from various colonies were instructed to submit the proposal for the independence. On July 4, 1774, the Congress voted for the approval of Declaration of Independence. देखें जी, फिर ऐसा हुआ कि जो है इन्होंने फ़ौरन से सोचा कि हम क्यों ना बाहर की कंट्रीज से रब्ता करें और उनसे मदद मांगें। तो ऐसे में आपको पता है कि मैंने शुरू में बताया कि फ्रांस और ब्रिटेन की जो है आपस में लड़ाई चल रही थी, जिसमें जो है ये सब रिवोल्ट होने से पहले ब्रिटेन जीत गया था और फ्रांस हार गया था। अब क्या है कि इन्होंने जब फ्रांस को पता चला कि ये 13 कॉलोनीज जो हैं वो रिवोल्ट कर रहे हैं, इनके लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने जो है वो एग्रीमेंट साइन कर लिया कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के साथ, जो इनके इन 13 स्टेट्स को क्या है लीड कर रही थी। तो उन्होंने साइन कर लिया एग्रीमेंट कि वो इनकी फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। एंड द फ्रेंच किंग वन ऑनवर्ड सपोर्टेड द इनिशिएटिव ऑफ पीपल लिविंग इन द कॉलोनीज ऑफ अमेरिका। और इसी तरह से फिर इनकी सपोर्ट की वजह से और इनके रिवोल्ट की वजह से और इनकी कोशिशों की वजह से बिल आखिर जो है 4 जुलाई 1774 को जो है कांग्रेस ने वोट किया फॉर द अप्रूवल ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर जो इवेंट्स हैं जिन्होंने अमेरिकन वॉर को जो होने का बाइस बने, वो कौन से इवेंट्स हैं विच लेड टू द अमेरिकन वॉर, आइए देखते हैं। सबसे पहले 1764 में ऑल्सो टाइटल्ड एज अमेरिकन रेवेन्यू एक्ट, यानी एक टैक्स लगाया गया अमेरिकन कॉलोनीज़ पर जिसको कहते हैं शुगर टैक्स ऑफ 1764, और इसका दूसरा नाम है अमेरिका रेवेन्यू एक्ट। On April 5, 1764, Parliament passed a modified version of Sugar and Molasses Act 1733, which was about to expire. Under the Molasses Act, colonial merchants had been required to pay a tax of 6 pence per gallon on the importation of foreign molasses. ये टैक्स जो था ये
मोलेसिस पर था, जो कि बाहर से आती थी इन कॉलोनीज़ में, यानी जो शुगर, चीनी, मोलेसिस वगैरह आती थी बाहर से, उस पर जो है ब्रिटिश इंपीरियल पावर ने जो है वो टैक्स इम्पोज कर दिया थ्रू द शुगर टैक्स ऑफ 1764 का जो ये एक्ट था। इसके तहत जो है इन्होंने कितना टैक्स लगाया, 6 पेंस पर गैलन इन 13 कॉलोनीज़ पर। इट वॉज अ ग्रेट ऑपरेशन। सिर्फ ये एक इवेंट नहीं था, आइए आगे भी देखते हैं कौन कौन से इवेंट थे। Stamp Act of 1764. The Stamp Act of 1765 was an act of Parliament of Great Britain which imposed a direct tax on British colonies in America and required that many printed materials in the colonies be produced on the stamped paper produced in London, carrying an embossed revenue stamp. देखें जी, अब जो है इन्होंने दूसरा 1765 में जो है वो एक्ट पास किया जिसको कहते हैं स्टैम्प एक्ट ऑफ 1765। ये भी एक किस्म का टैक्स लगाया गया प्रिंटेड मटेरियल पर, जो है कागजात प्रिंट वगैरह होते थे उस पर जो है एक ख़ास किस्म का टैक्स लगाया गया स्टैम्प एक्ट जो है पास करने के बाद, कि इन पर भी जो है वो कॉलोनीज़ को टैक्स देना पड़ेगा। Printed material included legal documents, magazines, playing cards, newspaper, and many other types of paper used throughout the colonies, and it had to be paid in British currency, not in colonial paper money. The purpose of the tax was to pay for British military troops stationed in American colonies after the French and Indian War, but the colonists had never feared a French invasion to begin with, and they contended that they had already paid their share of the war expenses. They suggested that it was actually a matter of British patronage to surplus British officers and career soldiers who should be paid by London. ये कहते थे जी हमें नहीं टैक्स देना, जो ब्रिटिश सोल्जर्स लड़े, जो वॉर हुई, हमें उसका टैक्स क्यों देना पड़ रहा है, वो तो लंदन को देना चाहिए था, वो तो जो है लंदन का था, ब्रिटेन ने लड़ाई लड़ी थी, उनको देना चाहिए। और इस किस्म के जो है लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, और पर्पस जो था टैक्स का वो यही था कि वो ब्रिटिश मिलिट्री ट्रूप्स को जो हैं वो अमेरिकन कॉलोनीज़ में जो रुके हुए थे जब फ्रेंच के साथ वॉर चल रही थी और इंडियन वॉर चल रही थी, तो ब्रिटेन ने ये टैक्सेस क्यों लगाए, उन्हीं के लिए लगाए कि वो जो स्टेशन हैं ट्रूप्स ऑफ ब्रिटेन इन डिफरेंट कॉलोनीज़ ऑफ अमेरिका, उनकी जो है फाइनेंशियल हेल्प की जा सके और जो है वो लड़ाई में मदद दे वो पैसा। जबकि ये लोग, ये 13 कॉलोनीज़ क्या कहते थे, ये कहते थे ये जी हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम पैसे दें, ये तो ड्यूटी है लंदन की, जहाँ पे जो है किंग जॉर्ज बैठा है, ये उस लंदन की ड्यूटी है। तो द स्टैम्प एक्ट वाज वेरी अनपॉपुलर अमंग कॉलोनिस्ट। द मेजॉरिटीज कंसिडर्ड इट अ वायलेशन ऑफ देयर राइट्स एज एन इंग्लिशमैन टू बी टैक्स्ड विदाउट देयर कंसेंट दैट ओनली बाय द colonial legislature could grant. Their slogan was no taxation without representation. Colonial assemblies sent petition and protest, and Stamp Act Congress held in New York City was the first significant joint colonial response to any British mayor when it petitioned Parliament and the King. तो जी ये कहते थे कि एक तो हमें जो है इन्होंने कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी हुई, मतलब उस वक्त जो है किंग के सामने जो लोग जाते थे उनमें से इनका कोई बंदा नहीं था जो कि मतलब है इनकी तरफ से कुछ कह सके, इनका जो है इनका मौक़िफ़ बयान कर सके, इनको कोई रिप्रेजेंटेशन ही हासिल नहीं थी। तो इनका यही स्लोगन था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी ये हमारी कंसेंट के बगैर हम पर खुद ही इम्पोज किए जा रहे हैं, हमसे ये पूछते भी नहीं और हम पर ये टैक्स लगा रहे हैं। तो ये दो समझते थे इंग्लिशमैन कि हम पर एक किस्म का जो है वो सप्रेशन है, हम पर ऑपरेशन किया जा रहा है, हम पर जुल्म किया जा रहा है। और जो इन्होंने पहली दफ़ा जो है स्टैम्प एक्ट के टाइम पर जो है इन्होंने क्या किया, स्टैम्प एक्ट कांग्रेस हेल्ड इन न्यूयॉर्क, इन्होंने न्यूयॉर्क में स्टैम्प एक्ट कांग्रेस हेल्ड की और ये पहला सिग्निफिकेंट जॉइंट कॉलोनियल रिस्पांस था टू एनी ब्रिटिश मेयर। ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ जो है पहला सिग्निफिकेंट रिस्पांस जो इन्होंने किया वो यही स्टैम्प एक्ट कांग्रेस हेल्ड इन न्यूयॉर्क सिटी था। फिर जो है तीसरा इवेंट देखते हैं, बोस्टन टी पार्टी। The Boston Tea Party was a political and mercantile protest by the Sons of Liberty in Boston, Massachusetts on December 16, 1773.
The target was the Tea Act of May 10, 1773, which allowed the British East India Company to sell tea from China in American colonies without paying taxes apart from those imposed by the Townshend Act. American patriots strongly opposed the taxes in the Townshend Act as a violation of their rights. Demonstrators, some disguised as Native Americans, destroyed an entire shipment of tea sent by the East India Company. देखिए जी, ये था जी चाय पर जो है टैक्स। बोस्टन टी पार्टी, ये एक जो है एक क्या कह सकते हैं इसको, ये एक किस्म का जो है एक लड़ाई हुई थी, एक वाक़या है जिसको आज भी याद किया जाता है तारीख में किन अल्फाज में, बोस्टन टी पार्टी के नाम से। 70 people boarded 3 ships on port and 342 chests of tea worth 90,000 thrown into sea. इस वक्त जो है 70 लोग जो हैं वो 3 शिप्स पर सवार थे और उन्होंने जो है वो 342 चेस्ट ऑफ टी जो है उन्होंने वो बॉक्सेस जो थे वो उन्होंने गिरा दिए समंदर में। यानी वो इस कदर तंग हो चुके थे कि उन 70 लोगों ने जो है शिप्स पर सवार होकर वो जो टी जो है इंपोर्ट की गई थी उसको जो है इन्होंने समंदर में फेंक दिया, इन 70 लोगों ने। और ये 342 बॉक्स थे, 342, और इसकी कीमत जो थी वो 90,000 थी। ये भी एक किस्म के जो है इनका रिवोल्ट था, एक इनकी जो है इन्होंने अपनी दिखाया कि हम जो है अब और मज़ीद जो है टैक्स बर्दाश्त नहीं करेंगे। 13 colonies. The British government responded harshly and the episode escalated into the American Revolution. The Tea Party became an iconic event of American history. And since then, other political protests such as the Tea Party movement have referred to themselves as historical successors to the Boston protest of 1773. The Tea Party was the culmination of resistance movement throughout British America against the Tea Act, which had been passed by the British Parliament in 1773. The colonists objected to the Tea Act because they believed that it violated their rights as enlightened Englishmen to no taxation without representation, that is, to be taxed only by their own elected representatives and not by British Parliament in which they were not represented. फिर यही बात थी कि इनसे जो है कोई कंसेंट ली नहीं जाती थी और इन पर जो है वो टैक्स लगा दिया जाता था। और फिर जब इन्होंने टी पर भी टैक्स लगा दिया, चाय पर भी टैक्स लगा दिया, और आपको पता है कि 13 कॉलोनीज़ में जो है वो ये चाय जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट होती थी और जो है उनकी एक मेन ज़रूरत थी, एक आम आदमी भी जो था वो चाय पीता था, तो एक जो है उन्होंने उनकी नेसेसिटी एक बन चुकी थी ये, और उस पर इन्होंने टैक्स लगा दिया। तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने वो जो तमाम टी थी वो उन्होंने शिप में वो जो है समंदर में गिरा दी और ये कहा कि ये हम पर जुल्म है, ये हम पर जुल्म कर रहा है ब्रिटिश इंपीरियल पावर कि हमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही, हम जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही नहीं हमारा कोई मेंबर, और हमसे कोई परमिशन ही नहीं ली जाती और हम पर जो है वो टैक्स इम्पोज कर देते हैं, तो हम ये टैक्स अब नहीं लेंगे। उनका एक ही स्लोगन था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। फिर आता है हमारे पास बोस्टन मैसेकर। इसमें क्या था? The Boston Massacre, known to the British as the incident on King Street, was a confrontation on March 5, 1770, in which the British soldiers shot and killed several people while being harassed by a mob in Boston. The event was heavily publicized by leading patriots such as Paul Revere and Samuel Adams. British troops had been stationed in the province of Massachusetts Bay since 1768 in order to support crown-appointed officials and to enforce unpopular parliamentary legislation. Amid tense relations between the civilians and soldiers, a mob formed around a British sentry and verbally abused him. 9 soldiers opened firing into mob. They fired into the crowd without orders, instantly killing 3 people and wounding others, 2 of whom later died of their wounds. So total deaths there were 5 and 6 were injured. Weapons used in it were flintlock, muskets and clubs. 9 soldiers were involved in it. Later on, only 2 soldiers were punished symbolically and were freed. देखिए जी, ये भी एक किस्म का ये वाक़या हुआ था, बोस्टन में हुआ था। तो जो है एक मॉब था लोगों का
एक जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है वो प्रोटेस्ट किया, और जो है सोल्जर्स थे जो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से अपॉइंट किए हुए थे उस एरिया में, उन्होंने जो है वो फायर कर दिया मॉब पर, और 9 सोल्जर्स थे वो जिन्होंने ओपन फायरिंग ऑन टू मॉब, और जो है जिसकी वजह से जो है टोटल डेथ्स जो हैं लोगों की हुई, 5 लोग उसी वक्त मारे गए और 6 लोग ज़ख्मी हो गए। और जो इसमें वेपन्स इस्तेमाल किए गए थे वो फ्लिंट लॉक, मस्केट्स एंड क्लब्स थे। और फिर क्या हुआ कि इन्होंने जो है प्रोटेस्टर्स पर, मतलब प्रोटेस्ट करने वालों पर जो है इन्होंने फायरिंग की कि उनको प्रोटेस्ट करने की भी इजाज़त नहीं है, इतना जुल्म। और जो है फिर बाद में इस पर जो है सितम ज़रीफ़ी और देखें कि जो 9 सोल्जर्स थे उनमें उनको पनिशमेंट भी सिंबॉलिकली दी गई। लेटर ऑन क्या है, ब्रिटिश ने ये नहीं किया कि उनको फुली पनिश किया जाए, कि उनका ये हक़ नहीं बनता था कि वो जो है एक मॉब पर जो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, जिसमें बच्चे, बूढ़े और जो हैं ख़वातीन शामिल हैं, उन पर फायर करें। और विदाउट परमिशंस जो है उन्होंने 3 लोगों को उसी वक्त कत्ल कर दिया, और बाद में 2 मर गए, तो टोटल 5 डेथ्स की कॉज बने वो। तो जो है बाद में उनको पनिशमेंट क्या ग्रांट होती है, सिर्फ 2 सोल्जर्स से थे उनको पनिशमेंट दी गई, और वो भी एक सिंबॉलिक ही थी कि उनके जो है थम्स पर कोई इन्होंने इम्प्रेशन डाला था फायर के साथ, लेकिन वो जो है एक सिंबॉलिक पनिशमेंट थी। तो ऐसा जो है उनको कोई ख़ास पनिशमेंट भी नहीं दी गई इस सब के बावजूद। तो इससे जो है वो 13 कॉलोनीज़ का गुस्सा जो है वो और बढ़ता ही चला गया। फिर आए इनटॉलरेबल एक्ट्स। अब जो ऊपर हमने पढ़े टैक्सेस वगैरह, अब उसकी एडिशन में जो है ये ऐसे एक्ट्स पास किए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कि जो कि इनटॉलरेबल थे, जिनको जो है बर्दाश्त करने के वो काबिल ही नहीं थे। तो द intolerable acts were punitive laws passed by the British Parliament in 1774. After the Boston Tea Party, the laws were meant to punish the Massachusetts colonies for their defiance in the Tea Party protest in reaction to changes in taxation by the British to the detriment of colonial goods। देखें जी, ये किस्म की सज़ा देने के मुतरादिफ था ये जो इंटॉलरेबल एक्ट्स ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किए, कि इन्होंने हमारा जो है टी को ज़ाया किया, हमारी जो है हमने वो टी मंगवाई, इंपोर्ट की, इतना ज़्यादा इन्होंने नुकसान किया है हमारा, उस सब का जो है इन्होंने बदला लेने के लिए ब्रिटिश इंपीरियल पावर ने इनटॉलरेबल एक्ट्स पास करने शुरू कर दिया अगेंस्ट द जो है 13 कॉलोनीज़। In Great Britain, these laws were referred to as the Coercive Acts. The act took away self-governance and historic rights of Massachusetts, triggering outrage and resistance in the 13 colonies। इन एक्ट्स की वजह से जो है इन एक्ट्स ने ट्रिगर किया, यानी आउटरेज और जो रेजिस्टेंस थी वो 13 कॉलोनीज़ में और ज़्यादा बढ़ गई। They were key developments in the outbreak of American Revolutionary War in April 1774. 4 of the acts were issued in direct response to Boston Tea Party of December 16, 1773। 4 जो इन्होंने एक्ट लगाए, इनको इस कदर गुस्सा था ब्रिटिश इंपीरियल पावर को कि 4 एक्ट तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो बोस्टन टी पार्टी का रिस्पांस में, डायरेक्ट रिस्पांस में जो है इन्होंने पास आउट किए थे। द टाउनशेंड एक्ट, अब पढ़ते हैं जी ये टाउनशेंड एक्ट क्या है, जो ऊपर भी इसका जिक्र था, तो आइए देखते हैं। The Townshend Acts were a series of measures passed by British Parliament in 1767 that taxed paints, paper, glass, lead and other goods imported to the American colonies. The people disagreed to pay these taxes without being given representation. British government eventually repealed all the taxes due to growing pressure except tea tax। देखें जी, ये टैक्स लगाया गया था कि जो कुछ पेंट हुआ है, पेपर है, ग्लास है, लेड है और बाकी जो गुड्स हैं जो अमेरिकन कॉलोनी से इंपोर्ट हुए हैं उन पर ये जो है ये टैक्स लगाया गया और टाउनशेंड एक्ट जो है पास किया गया। और जो है ये लोग जो है डिसएग्री करते थे, वो नहीं देना चाहते थे जो है टैक्स बगैर रिप्रेजेंटेशन के, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने रजिस्ट किया अगेंस्ट द टाउनशेंड एक्ट्स। और इतनी रेजिस्टेंस के बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है बाकी सारे टैक्सेस हटा दिए, लेकिन टी टैक्स फिर भी जो है वो रहने दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अलार्म्ड टू शिप टी टू अमेरिकन कॉलोनीज ड्यूटी फ्री। सिंस द कॉलोनी was defying the authority of British East India Company was at the verge of bankruptcy due to this। अब जो ये खरीद ही नहीं रहे थे
People used tea smuggled from Holland, Netherlands, Dutch Sea during the agitation on the imperial power on the issue of tax. The tea suppliers played the major role. लेकिन ये लोग जो हैं ये इन्होंने जो है 13 कॉलोनीज़ के लोग इन्होंने वो टी ख़रीदना ही बंद कर दी और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अब वो इस कदर उनकी मोनोपोली उन्होंने क्रिएट की हुई थी कि हम ही जो है इनको टी सप्लाई करेंगे और कोई नहीं करेगा। तो उनकी वो मोनोपोली जो है वो तो ख़त्म हो ही गई क्योंकि इन्होंने ख़रीदनी ही बंद कर दी। वो ये टी ख़रीदते ही नहीं थे। 13 कॉलोनीज़ में कोई इंसान जो है वो इस टी को ख़रीदता नहीं था, जिसकी वजह से जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एट द वर्ज जो बैंकरप्सी यानी ये बैंकरप्ट होने की ख़तरे में आ गई। और ये लोग जो है इस्तेमाल फिर क्या करते थे, ये इस्तेमाल करते थे टी स्मगल फ्रॉम होलैंड, नीदरलैंड और डच सी। फिर आता है बोस्टन पोर्ट एक्ट। ये भी एक किस्म का एक्ट था जो है वाज द फर्स्ट ऑफ द लॉज पास्ड इन 1774 इन रिस्पॉन्स टू द बोस्टन टी पार्टी। ये जो है बोस्टन टी पार्टी के खिलाफ जो 4 एक्ट पास किए गए उसमें जो सबसे पहला एक्ट था वो था बोस्टन पोर्ट एक्ट। इट क्लोज द पोर्ट ऑफ बोस्टन अंटिल द कॉलोनीज पे फॉर द डिस्ट्रॉयड टी एंड द किंग वाज सेटिस्फाइड दैट ऑर्डर हैड बीन रिस्टोर्ड। Colonists objected that the Port Act punished all of the Boston rather than just the individuals who had destroyed the tea, and they were being punished without having been given an opportunity to testify in their own defense। जी ये था कि इन्होंने पोर्ट ही बंद कर दिया बोस्टन का, और जब बोस्टन का पोर्ट बंद हो गया तो ये एक किस्म की सज़ा थी तमाम लोगों के लिए कि अब अगर वो पोर्ट ही बंद होगा तो ये कमाएंगे कहाँ से और खाएंगे कहाँ से। तो ये सज़ा सिर्फ उन 70 लोगों को नहीं थी जिन्होंने जो है 342 बॉक्स ऑफ टी जो है वो समंदर में गिराए थे, बल्कि ये एक सज़ा थी तमाम बोस्टन के में रहने वालों के लिए कि उन्होंने वो पोर्ट ही बंद कर दिया और उनके पास अब ना खाने को था कुछ और ना ही कमाने के लिए कोई जो है रोज़गार था। और इन्होंने जो है ये किस्म की पनिशमेंट दी ब्रिटिश इंपीरियल पावर ने बोस्टन के पीपल को, और ना ही उनका डिफेंस में उनसे कुछ सुना। यानी they were punishing without listening to them। The Massachusetts Government Act provoked even more outrage than the Port Act। यानी अब पोर्ट एक्ट से भी बढ़कर जो है मैसेच्यूसेट्स गवर्नमेंट एक्ट ने जो है लोगों को प्रोवोक किया, बिकॉज इट यूनिलेटरली टुक अवे मैसेच्यूसेट्स चार्टर एंड ब्रॉट इट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अंडर द टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एक्ट ऑलमोस्ट ऑल द पोजीशंस इन द कॉलोनियल गवर्नमेंट वर टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, पार्लियामेंट और किंग। अब जो है इन्होंने जो है मैसेच्यूसेट्स का चार्टर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में दे दिया, जिसके मुताबिक क्या था कि तमाम जो पोजीशंस थी कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है इन वो कॉलोनियल गवर्नमेंट में जो भी जितनी भी पोजीशंस थी वो अब किसने अपॉइंट करना था, उनमें उन लोगों को उन पोजीशंस पर गवर्नर ने, पार्लियामेंट ने और किंग ने। तो द एक्ट वाज आल्सो सीवियरली लिमिटेड टाउन मीटिंग्स इन मैसेच्यूसेट्स टू 1 पर ईयर। अब जो टाउन्स में मीटिंग्स होती थी वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी, बिल्कुल ही ना होने के बराबर एक जो है 1 साल में होती थी, अनलेस द गवर्नर कॉल फॉर 1। जब तक वो भी जो है जब तक गवर्नर नहीं बुलाता था तब तक वो मीटिंग भी नहीं होती थी। कॉलोनीज आउटसाइड मैसेच्यूसेट्स feared that their government could now also be changed by the legislative fight of the parliament। जो अब इन कॉलोनीज से आउटसाइड जो थी, मतलब जो हैं एट द बाउंड्रीज पर जो लोग रहते थे, उनको भी ये अब खौफ पैदा होने लगा कि जिस तरह इन कॉलोनीज के साथ हुआ है कि इनकी गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है डायरेक्ट ले लिया गया, इनकी सारी पोजीशंस जो है अब अपॉइंट कौन कर रहा है, गवर्नर, पार्लियामेंट और किंग कर रहा है। तो अब ये ना हो कि हमारे साथ भी अब ऐसा हो। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्ट allowed the royal governor to order trials of accused royal officials to take place in Great Britain। अब जो है चौथा आता है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्ट। अब इसने क्या किया, इसने जो है अलाउ किया रॉयल गवर्नर को वो ऑर्डर दे ट्रायल्स ऑफ accused royal officials to take place in Great Britain or elsewhere within the empire if he decided that the defendant could not get a fair trial in Massachusetts। Although the act stipulated for witnesses to be reimbursed after having travelled at their own expenses across the Atlantic, it was not stipulated that this would include reimbursement for lost earnings during the period for which they would be unable to work, leaving few the ability to testify। इसमें जो है इन्होंने कहा कि जो रॉयल गवर्नर के पास जो है जो भी जो है लड़ाई झगड़ा होगा उसका जो है सुनवाई होगी वो कहाँ पर होगी, वो अब मैसेच्यूसेट्स में नहीं होगी।
और इन्होंने कहा कि जो विटनेसेस आना चाहते हैं, जो भी विटनेसेस होंगे वो आएंगे एट देयर ओन एक्सपेंस, कहाँ, अक्रॉस द अटलांटिक। और ये भी नहीं साथ में कुछ कहा गया कि वो जो विटनेसेस आएंगे तो फिर वो जितने दिन जो है वो काम नहीं करेंगे उनके पैसे कौन देगा। यानी विटनेसेस आएंगे, वहाँ मैसेच्यूसेट्स में कोई फ़ैसला नहीं होगा, कोई सज़ा, फेयर ट्रायल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नहीं की जाएगी। अक्रॉस द अटलांटिक उनको आना पड़ेगा और विटनेसेस को भी ट्रैवल करना पड़ेगा। तो जिसने क्राइम किया, जिसके अगेंस्ट हुआ, प्लस विटनेसेस अब ट्रैवल करके जाएंगे अक्रॉस द अटलांटिक। और इस ट्रैवलिंग का ख़र्चा भी ब्रिटेन इंपीरियल पावर नहीं देगी और ना ही कोई इनको क्या है, इनके लॉस्ट अर्निंग्स की भरपाई करेगी। George Washington called this murder act because he believed that it would allow British officials to harass Americans and then escape justice. अब जॉर्ज वाशिंगटन जो कि अमेरिका के सदर बने थे, पहले जो है ये रिटायर्ड आर्मी चीफ थे, तो इन्होंने कहा कि ये एक्ट जो है इसको तो मर्डर एक्ट कहना चाहिए, कि कत्ल कर देने वाला ये एक्ट है, कि अब जो है वो अमेरिकन्स पर जो कुछ जुल्म सितम होगा उसका अब जो है कोई जस्टिस ही नहीं होगा, क्योंकि अब वहाँ पर तो होगा नहीं, इतने दूर कौन जाएगा। तो ये जो हैं, ये चीज़ें जो हैं ये आ गई और दिस वाज इक्वल टू अ मर्डर एक्ट। Many colonists believed the act was unnecessary because British soldiers had been given a fair trial following the Boston Massacre in 1700. यानी आपको पता है कि बोस्टन मैसेकर के वक्त भी जो है ब्रिटिश सोल्जर्स को तो फेयर ट्रायल ही मिली थी, बहुत ज़्यादा ही फेयर ट्रायल मिली थी, क्योंकि उनको तो पनिशमेंट दी नहीं गई थी, लेकिन सिविलियंस जो हैं वो मारे गए, 5 वर किल्ड। तो उस वक्त भी जो है उनको कोई सज़ा सच तो नहीं मिली थी। तो इससे ज़्यादा अब क्या चाहता है ब्रिटिश इंपीरियल पावर कि इससे भी ज़्यादा उनको फेयर ट्रायल मिलनी चाहिए, यानी इससे भी ज़्यादा जो है उनके साथ ये फेयर ट्रायल तो हुई नहीं ना, ये एक किस्म का फेयर ट्रायल नहीं था, ये तो एक किस्म का इनजस्टिस था जो कि हो रहा था अमेरिकन्स पर, इंग्लिशमैन पर। द क्वार्टरिंग एक्ट, नेक्स्ट इज़ द क्वार्टरिंग एक्ट, applied to all of the colonies and sought to create a more effective method of housing British troops in America. In a previous act, the colonies had been required to provide housing for soldiers, but the colonial legislature had been uncooperative in doing so. The new Quartering Act allowed a governor to house soldiers in their own in other buildings if suitable quarters were not provided. While many sources claim that the Quartering Act allowed troops to be letted in occupied private homes, historian David M. Memmermans in 1974 study claims that this is a myth and the act only permitted troops to be quartered in unoccupied buildings. देखिए जी, अब ये किस्म का एक्ट पास किया गया जिसमें कहा गया कि जो ब्रिटिश के सोल्जर्स हैं, ब्रिटिश आर्मी जो है वो अब अमेरिकन कॉलोनीज़ में रहेगी। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि ब्रिटेन ने कहा था कि ये जो हैं अब लोग अमेरिका के, इनको अपने घरों में जो है आर्मी को जगह देनी पड़ेगी। लेकिन जो है हमारे पास डेविड एमरमैन्स, इन्होंने कहा कि ये जो है, ये हिस्टोरियन थे और ये कहते हैं कि जी ये एक मिथ है, ये सच नहीं है। ब्रिटेन ने ये नहीं कहा कि आप इनको अपने घर में जगह दें, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो बिल्डिंग्स खाली पड़ी हैं उनमें जो है ये ब्रिटिश सोल्जर्स रहेंगे, और ये रहेंगे कहाँ, 13 कॉलोनीज़ में ही रहेंगे। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, अब पहली कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जो है वो किस तरह बनी और उसने क्या काम किया, आइए देखते। The first Continental Congress was a meeting of delegates from 12 of the 13 British colonies that became the United States. ये वो 12 कॉलोनीज़ हैं 13 में से, ब्रिटिश की जो कॉलोनीज़ उस वक्त थी, जो बाद में जो है यूनाइटेड स्टेट्स बनी। इन्होंने ये मीटिंग की ऑफ द डेलीगेट्स फ्रॉम द 12 कॉलोनीज़ आउट ऑफ 13 कॉलोनीज़। ये मीटिंग काज हुई थी, बुलाई गई थी, इस मीटिंग को जी हम कहते हैं फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। दे रोट अ लेटर टू द यूके किंग जॉर्ज III, 51 डेलीगेट सिग्नेचर ऑन इट। तो इन्होंने एक लेटर लिखा किंग जॉर्ज III को जिस पर जो है 51 डेलीगेट्स का सिग्नेचर मौजूद था। इट वाज रिटन ऑन अक्टूबर 25, 1774। ये 25 अक्टूबर 1774 में लिखा गया। अदर नेम, ऑथर जो लिखने वाला था उसका नाम था जॉन डिक्सन। It met from September 5 to October 26, 1774 at Carpenter's Hall in Philadelphia, Pennsylvania, after the British Navy instituted a blockade of Boston Harbor and Parliament passed the Punitive Intolerable Acts in response to December 1773 Boston Tea Party.
ये जो है ये कॉन्टिनेंटल कॉर्ड कहाँ पर मेट हुई, कब से कब तक मेट हुई, ये मैंने लिख दिया है टाइम। फ्रॉम 25 1774 से 26 1774 और वाज इन कारपेंटर हॉल इन फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया, जो कि बाद में पेंसिल्वेनिया कहलाया। ड्यूरिंग द ओपनिंग वीक्स ऑफ द कांग्रेस द डेलीगेट्स कंडक्टेड अ स्पिरिटेड डिस्कशन अबाउट हाउ द कॉलोनीज कुड कलेक्टिवली respond to the British government coercive actions and they worked to make common cause. A plan was proposed to create a union of Great Britain and colonies, but the delegates rejected it. एक प्लान प्रपोज किया गया इस कांग्रेस के वक्त जब ये बुलाई गई कि यूनियन हमें बना लेना चाहिए, टू क्रिएट यूनियन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड द कॉलोनीज़, के ग्रेट ब्रिटेन और ये कॉलोनीज़ जो हैं वो यूनियन बना लें, लेकिन डेलीगेट्स ने जो है वो इसको रिजेक्ट कर दिया। ये प्लान भी प्रपोज हुआ लेकिन ये रिजेक्ट हो गया। दे अल्टीमेटली एग्रीड टू इम्पोज एन इकोनॉमिक बाइकॉट ऑन ब्रिटिश ट्रेड। बिल आखिर जो है इन्होंने पहली कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में ये एग्री किया कि हम जो है ब्रिटिश ट्रेड को जो है बाइकॉट कर देंगे। एंड दे ड्रू अप अ पिटीशन टू द किंग प्लेडिंग फॉर द रिड्रेस ऑफ देयर ग्रीवेंसेस एंड रिपील ऑफ द इंटॉलरेबल एक्ट्स। और इन्होंने फिर से पिटीशन दी किंग को कि जी हमारे ग्रीवेंसेस सुने आप और ये जो है इंटॉलरेबल एक्ट्स को जो है वो ख़त्म करें। द अपील हैड नो इफेक्ट, लेकिन इस अपील का कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसे। सो द कॉलोनीज कन्वेंट द सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस द फॉलोइंग में, तो इसलिए इन्होंने दोबारा से कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बुलाई जिसको हम सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कहते हैं, मई में। पहली जो है वो मैंने आपको बताई अक्टूबर 25 में आई, दूसरी मई में आई। शॉर्टली आफ्टर द बैटल्स ऑफ लेक्सिंगटन एंड कंकॉर्ड टू ऑर्गेनाइज द डिफेंस ऑफ कॉलोनीज एट द आउटसेट ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर द डेलीगेट्स The delegates also urged each colony to set up and train its own military. तो ये जो है ये जो है कॉलोनीज़ की जो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुई आफ्टर द बैटल ऑफ लेक्सिंगटन एंड कंकॉर्ड जो है इन्होंने बुलाई थी सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। Battles of Lexington and Concord. The Battle of Lexington and Concord were the first military engagements of American Revolutionary War. The battles were fought on April 19, 1775 in the Middlesex Country, province of Massachusetts Bay, within the towns of Lexington, Concord, Lincoln, Montgomery, and Cambridge. They marked the outbreak of armed conflict between the Kingdom of Great Britain and its 13 colonies in America. In late 1774, colonial leaders adopted the Suffolk Resolves in resistance to the alterations made to the Massachusetts colonies government by the British Parliament. Followed the Boston Tea Party. The Colonial Assembly responded by forming a patriot provisional government known as the Massachusetts Provincial Congress and calling for the local militias to reign for the possible hostilities. The colonial government exercised effective control of colony outside of the British control Boston. In response, the British government in February 1775 declared Massachusetts to be in a state of rebellion. ये जो है लेक्सिंगटन और कंकॉर्ड की लड़ाई हुई। तो पहली शॉट्स जो थी वो फर्स्ट जस्ट एज द सन वाज राइजिंग एट लेक्सिंगटन। इस वक्त जो है पहली दफ़ा जो है वो फर्स्ट शॉट्स जो हैं फायर की गई। 8 military men were killed including Ensign Robert Monroe, the third in command. The British suffered only one casualty. The militia was outnumbered and fell back, and the regulars proceeded on to Concord, where they broke apart into companies to search for the supplies. At North Branch in Concord, approximately 400 military men engaged 100 regulators from 3 companies of the King's troops at about 11 a.m., resulting in casualty on both sides. तो जी बिल आखिर जो है इस जंग का लेक्सिंगटन और कंकॉर्ड में जीता कौन? American colonies. The outnumbered regulars fell back from the bridge and rejoined the main body of British forces in Concord. The British forces began their return march to Boston after completing their search for military supplies, and more military men continued to arrive from the neighboring towns. Adoption of Declaration of Independence. ये कब इन्होंने अडॉप्ट की और कब इन पर जो है इनका कंसेंसस हुआ? The United States Declaration of Independence is the pronouncement of adopted by the Second Continental Congress, meeting at the Pennsylvania State House, now known as the Independence Hall in Philadelphia, Pennsylvania, on July 4, 1776. The declaration explained why the 13 colonies at war with the Kingdom of Great Britain regarded themselves 13 independent sovereign states no longer under British rule. तो इस Declaration of Independence में इन्होंने बताया क्यों जो है वो 13 कॉलोनीज़ जो हैं वो वार कर रही हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल
और क्यों वो जो है वो कहते हैं कि हम जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। With the declaration, these new states took a collective first step towards forming the United States of America. इन्होंने collective step लिया कि जो है हम अमेरिका बनाएंगे, United States of America. इन 13 colonies का जो है नाम क्या था? इन न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स बे, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, मैरीलैंड, डेलावेयर, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना एंड जॉर्जिया। ये 13 कॉलोनीज़ थी जिन्होंने रिवोल्ट किया और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में डिक्लेयर किया जो हम जो हैं किस वजह से लड़ाई में हैं और हमें जो है आज़ादी चाहिए और हम जो हैं वो 13 इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। The Lee resolution for independence was passed in July 2 with no opposing votes. The committee of 5 had drafted the declaration to be ready when the Congress voted on independence. John Adams, a leader in pushing for independence, had persuaded the committee to select Thomas Jefferson to compose the original draft of the document, which Congress edited to produce the final version. तो जो इसका ड्राफ्ट जो था वो थॉमस जेफरसन ने जो है वो ड्राफ्ट किया था। आफ्टर रेटिफाइंग द टेक्स्ट ऑन जुलाई 4 कांग्रेस इशूड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन सेवरल फॉर्म्स। रेटिफिकेशन के बाद बिल आखिर जो है ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इशू कब हुई? 4 जुलाई को हुई। इट वॉज इनिशियली पब्लिश एट द प्रिंटेड डोनेलैप ब्रॉडसाइड दैट वॉज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रेड टू द पब्लिक। बैटल्स ऑफ सैराटोगा 9th इवेंट, तो ये एक किस्म की बैटल थी जो इन्होंने सैराटोगा में जो है वो इन्होंने लड़ी 13 कॉलोनीज अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, जिसमें जो है ब्रिटिश जनरल जॉन बर्जॉइन लेड अ लार्ज इन्वेजन आर्मी साउथवर्ड फ्रॉम द कैनेडा इन द चैम्पियन वैली। और बर्जॉइनी वाज सराउंडेड बाय अमेरिकन फोर्सेस इन अपस्टेट न्यूयॉर्क। बर्जॉइनी जो कि ब्रिटिश को लीड कर रहा था उस वक्त, उसको जो है अमेरिकन फोर्सेस ने सराउंड कर लिया न्यूयॉर्क में। और ही fought 2 small battles to break out which took place 18 days apart on the, उसने पहले भी खेली थी बहुत सारी जो हैं वो जंगों में हिस्सा लिया था। 9 miles south of Saratoga, New York, they both failed. Burgoyne fought himself trapped by the superior American forces with no relief, so he retreated to Saratoga and surrendered his entire army there on October. उसने सरेंडर कर दिया 17 अक्टूबर को और जब खुद को गिरा हुआ पाया in the British forces. His surrender, says historian Edmund Morgan क्या कहते हैं इस बारे में, it was a great turning point of the war because it won for the Americans the foreign assistance which was the last element needed for victory. ये जो है हिस्टोरियन एडमंड मॉर्गन इस बारे में कहते हैं। फिर आता है सरेंडर एट यॉर्कटाउन में भी इन्होंने ब्रिटिश सोल्जर्स ने जो है हथियार डाल दिए थे। जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस को इसमें शिकस्त हुई, इसने सरेंडर की हिज आर्मी ऑफ सम 8000 मैन टू द जनरल जॉर्ज वाशिंगटन। इधर जो है जनरल जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो लीड कर रहे थे अमेरिकन कॉलोनीज़ का तरफ से और उन्होंने जो है शिकस्त दी जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस को, गिविंग अप एनी चांस ऑफ विनिंग द रेवोल्यूशनरी वॉर। Hours after the surrender, the general defeated troops marched out of Yorktown to the tune "The World Turned Upside Down." दिल आखिर जो है इन्होंने अपनी आप को साबित कर ही दिया। सिग्नेचर ऑन ट्रीटी ऑफ पेरिस, फिर क्या हुआ, इन्होंने ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की जिसमें जो है द ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन इन पेरिस बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ किंग जॉर्ज III ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन September 3, 1783 ended the American Revolutionary War. The treaty set the boundaries between the British Empire in North America and United States of America on lines exceeding generous to the latter details, including fishing rights and restoration of property and prisoners of war. ठीक है, इसमें जो है बाउंड्रीज डिफाइन कर दी गई कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की क्या बाउंड्रीज हैं और किस तरह से जो है अभी ये ब्रिटिश एम्पायर से डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। तो इम्पॉर्टेंट नेम्स जो हैं अभी सारे रिवोल्ट में जो है लोगों ने जिन्होंने मदद की वो कौन कौन है, वो ये लोग हैं। Alexander Hamilton among planters, George Mason among farmers, Daniel Shearers and Joseph Plum among merchants, Alexander McDowell and John Hancock, and among lawyers is John Adams. Slaves and free people also participated. So thank you very much. ये थी हमारा आज का टॉपिक। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आगे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और मिल सकें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प हो सके।